नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री आवास में हिमालयाई राज्यों से समन्वय और नीति निर्धारण परिषद की प्रथम बैठक आयोजित की गई और जहां बैठक का उद्देश्य हिमालयाई राज्यों के माध्यम से आपसी समन्वय को सुदृढ़ करना, तो वहीं साझा चुनौतियों के समाधान पर भी चर्चा की गई। वहीं आपको बताते चलें कि इसमें क्षेत्रीय विकास को गति देने के साथ साथ समेकित रणनीति तैयार करने और पर्यावरण, भौगोलिक, सामाजिक परिस्थितियों के आधार पर प्रभावी नीतियां बनाने के उपायों पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की गई है। और जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हिमालयाई राज्यों की समान परिस्थितियों के कारण अनुभव और ज्ञान के आदान प्रदान से नीति निर्माण और विकास में गति लाई जा सकती है। परिषद ने आपसी सहयोग, साझा रणनीतियां, तो वहीं सतत विकास के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश तय किए। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार की भेंट की और जहां इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड के हाउस ऑफ हिमालयास के ब्रांड के स्थानीय उत्पादों से निर्मित एक किट मुख्यमंत्री को भेंट की। जहां आपको बताते चले कि भेंट के दौरान गणेश जोशी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आगामी रक्षाबंधन के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए भी आमंत्रित किया है। जहां आपको बताते चले कि इस मुलाकात में दोनों नेताओं के बीच कई समसामयिक विषयों पर चर्चा की गई और जिसमें कि आपसी सहयोग और क्षेत्रीय विकास से जुड़े मुद्दे भी प्रमुख रहे। अब खबर देहरादून से है, जहां प्रसिद्ध उद्योगपति और बीकेटीसी के वरिष्ठ सदस्य महेंद्र शर्मा ने मंदिर समिति को 1.01 करोड़ रुपए का दान किया है। आपको बताते चले कि वे पिछले कई एक दशक से बीकेटीसी के सदस्य के रूप में जुड़े हुए हैं, तो वहीं धार्मिक व सामाजिक कार्यों में लगातार उनकी ओर से योगदान दिया जाता है। बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने इस योगदान के लिए उनका आभार व्यक्त किया। तो वहीं आपको यह भी जानकारी देते चले कि समिति का कहना है कि यह दान मंदिरों के विकास और धार्मिक व्यवस्थाओं को और भी सुदृढ़ बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। देहरादून में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर राजनीतिक बयानबाजी पूरे तरीके से तेज है और जहां भाजपा के आरोपों पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा बार बार एक ही बात को दोहराकर भ्रम फैलाने का प्रयास कर रही है। जहां उन्होंने दावा किया है कि 2023 में महिला आरक्षण विधेयक सर्वसम्मति से पारित हो चुका था, लेकिन परिसीमन के नाम पर नए तरीके से इसे लाकर नियमों का उल्लंघन किया गया है। और जहां गणेश गोदियाल का यह भी कहना है कि घोषणा उनकी ओर से की गई कि 28 तारीख को विधानसभा में भाजपा जिस प्रस्ताव को लाएगी उसके विरोध में कांग्रेस भी अपना एक प्रस्ताव रखेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस महिलाओं के अधिकारों का समर्थन करती है, लेकिन यह प्रक्रिया नियमों के अनुसार होनी चाहिए। थोथा चना बाजे घना, ये कहावत चरितार्थ करता है। झूठ को इतने जोर से बोलिए, इतने बार बोलिए कि वो सच जैसा लगने लगे, ये प्रयास है। और यही तकनीकी केंद्र तक पहुंचने की इनकी अब तक कामयाब दिखी थी, लेकिन अब जनता इनको समझ गई। ये झूठ बोल बोलकर वहां तक पहुंच गए, लेकिन जनता इनको समझ गई। सीधी सीधी बात है, बहुत स्पष्ट है कि जो बिल संसद में 2023 में पास हुआ वो महिला आरक्षण का था। उसमें निहित प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए ये उसका संशोधन बिल लाए। वो संशोधन बिल में इनकी चाल है कि अगर परिसीमन हो तो इनकी शर्तों पे हो और अन्यथा महिला आरक्षण न हो। ये उनकी चाल है, ये चाल एक्सपोज हो गई है। और अब हम देखते हैं कि 28 तारीख को इन्होंने निंदा प्रस्ताव लाकर एक दिन के लिए विधानसभा का सत्र आहूत किया है। हम देखते हैं उस दिन कि ये निंदा प्रस्ताव लाएं और हमारे लोग भी कोई प्रस्ताव लाएंगे। अब इस दोनों प्रस्ताव में एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, एक उत्तराखंड के हित में है, एक उत्तराखंड के अहित में है। तो दोनों में से कौन विधायक किसकी तरफ वोट देता है, ये देखने लायक बात होगी। दूसरी बात है, सरकार बताए ना 70 विधानसभा सीटों का 105 सीट करना, और उस 105 सीट में पहाड़ और मैदान के में जो सीटों के आकार में असमानता है उसको पाटने की का कोई प्रावधान न होना, क्या इसको कैसे इसको स्वीकार किया जा सकता है? ये बिल्कुल अस्वीकार्य है।
अब खबर रामनगर से है, जहां पंचायती राज दिवस के अवसर पर कांग्रेस ने महिला सशक्तिकरण को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया। और जहां आपको बताते चले कि रणजीत सिंह रावत की मौजूदगी में आयोजित इस कार्यक्रम में ग्राम पंचायतों और स्थानीय निकायों में कार्यरत महिला जनप्रतिनिधियों को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में महिला कांग्रेस के जिला अध्यक्ष खष्टी बीस्ट सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल हुए। और जहां कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रणजीत सिंह रावत ने कहा कि पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी और 33% आरक्षण की प्रक्रिया का उल्लेख उनकी ओर से किया गया है। उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए महिला सुरक्षा और अपराधों को लेकर गंभीर सवाल उठाए। और जहां कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने आगामी चुनाव को देखते हुए महिला सम्मान और अधिकारों के मुद्दे पर संघर्ष जारी रखने का भी संकल्प लिया। पंचायती राज दिवस है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने पंचायतों में महिलाओं को 33% आरक्षण और जो बाद में 40 और कहीं 50 तक हुआ कि जो है कल्पना ही नहीं की थी, उसका बिल पास किया था। किसी कारण से उस समय नहीं हो पाया। तो जब 91 में दोबारा कांग्रेस की सरकार बनी तो 1993 में जो है पंचायतों और स्थानीय निकायों में जो है महिलाओं को आरक्षण मिला। तो हम पंचायती दिवस के उपलक्ष्य पे जो रामनगर में पंचायतों में महिलाएं की भागीदारी रही है जनप्रतिनिधि के रूप में, उनके सम्मान के लिए आज हमने यहाँ पर कार्यक्रम रखा है। इसमें जो भारतीय जनता पार्टी आज ढिढोरा पीट रही है, नाटक कर रही है कि कांग्रेस ने महिला आरक्षण बिल का विरोध किया, हम उनको बताना चाहते हैं कि पार्लियामेंट में महिला आरक्षण बिल पास है और खुद मोदी सरकार ने उसको दोबारा पास करने का ढिढोरा पीटा था, जबकि वो जो है कांग्रेस की सरकार में जब प्रधानमंत्री हमारे मनमोहन सिंह जी थे तब पास हो गया था। लेकिन बीजेपी ने दोबारा उसको पास किया और कहा कि इसको हम 10 साल बाद लागू करेंगे। ये बीजेपी ने कहा था, या तो तब झूठ बोल रही थी या वो आज झूठ बोल रही है। खबरें लगातार जारी रहेंगी, फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड में जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत 25 अप्रैल से होने जा रही है और जिसके तहत मकान के सूचीकरण और मकान की गणना का कार्य 24 मई तक चलेगा। जहां आपको जानकारी देते चले कि देहरादून में आयोजित प्रेस वार्ता में जनगणना के निदेशक ईवा आशीष श्रीवास्तव ने इस पर जानकारी दी है कि अब तक 62,000 से अधिक लोगों ने डिजिटल माध्यम से स्वयं जनगणना की पूरी कर ली है। तो वहीं इस कार्य के लिए पूरे राज्य में 20,859 प्रगणक और 3,670 पर्यवेक्षक तैनात किए गए हैं और जिन्हें विशेष प्रशिक्षण भी दिया गया है। तो वहीं पूरे प्रदेश भर में 29,567 हाउस लिस्टिंग ब्लॉक में भी बांटकर डिजिटल मानचित्र को तैयार किया गया है। खास बात यह है कि इस बार जनगणना का यह चरण पूरी तरह से मोबाइल ऐप पर आधारित डिजिटल माध्यम से किया जाएगा। अधिकारियों ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि वे प्रगणकों को सही जानकारी देकर सहयोग करें ताकि यह महत्वपूर्ण अभियान सफलतापूर्वक पूरा हो सके। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये उद्देश्य है कि हम बता सकें कि 64,000 लोगों ने इस राज्य में स्वगणना की है और ये अच्छा आंकड़ा है हमारे प्रदेश की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब सेकेंड फेज़ ऑफ सेंसस आएगा तो और भी ज़्यादा लोग स्वगणना करेंगे। आज की पीसी का ये भी उद्देश्य है कि हम आपको अवगत करा सकें कि कल शनिवार 25 अप्रैल से डोर टू डोर यानी फील्ड कर्मचारी हर द्वार तक जाएंगे और फिर गणना करेंगे। 33 क्वेश्चंस का जो शेड्यूल है वो ऐप के माध्यम से वो भरेंगे। अगर कहीं भी कोई परेशानी आ रही है, कोई क्वेरी है, कुछ जानना चाहते हैं तो हमारा टोल फ्री नंबर है 18551855। इस पे वर्किंग डेज में 9 AM to 6 PM संपर्क किया जा सकता है।
अब खबर हल्द्वानी से है, जहां मानव वन्य जीव संघर्ष और वनाग्नि की बढ़ती घटनाओं को लेकर वन विभाग और मीडिया के बीच अहम गोष्ठी आयोजित की गई और जिसमें कि वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, पर्यावरण के विशेषज्ञ तो वही मीडिया प्रतिनिधि शामिल रहे। आपको जानकारी देते चलें कि गोष्ठी में जंगलों में आग की घटनाओं और मानवीय लापरवाही से होने वाले नुकसान पर चिंता को व्यक्त किया गया है। तो वहीं डीएफओ हल्द्वानी कुंदन कुमार का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में वन्य जीवों के प्रवेश से जानमाल का खतरा बढ़ रहा है और इसके लिए त्वरित सूचना प्रणाली, अलर्ट सिस्टम और रेस्क्यू टीम भी सक्रिय की गई है। उन्होंने जंगलों को आग से बचाने और मानव वन्य जीव संतुलन को बनाए रखने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। तो वहीं उन्होंने मीडिया से आग्रह किया है कि वह इन मुद्दों को जनता तक पहुंचाकर जागरूकता बढ़ाने में सहयोग करें और वन संरक्षण में समुदाय की भागीदारी को भी सुनिश्चित करें। ये हल्द्वानी वन प्रभाग के अंतर्गत आज जो यहाँ के मीडिया के जितने भी प्रतिनिधि हैं, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उन सबको आज यहाँ बुलाया गया था। और जो हमारी मानव वन्यजीव संघर्ष और जो वनाग्नि है, ये जो इनकी जो चुनौतियाँ हैं, इसके बारे में जो मीडिया की भूमिका है, इसके बारे में चर्चा की गई। वन विभाग जो है जन जागरूकता कार्यक्रमों के साथ जो है लोगों को जागरूक कर रहा है, उसके साथ साथ मीडिया के माध्यम से कैसे हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं और उसमें मीडिया कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, उसके बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। अब खबर हरिद्वार से है, जहां श्यामपुर थाना क्षेत्र के बोरवेल में फंसे व्यक्ति को निकालने के लिए चल रहे रेस्क्यू अभियान को करीब 2 घंटे के अंतराल के बाद एक बार फिर से शुरू कर दिया गया है। जी हां, आपको बताते चले कि प्रशासनिक टीम के मौके पर पहुंचने के बाद पॉकलैंड मशीन की मदद से बोरवेल के मुंह को चौड़ा और कर सुरक्षित रास्ता बनाने का कार्य लगातार जारी है, ताकि राहत एवं बचाव कार्य तेजी से किया जा सके। तो वहीं ग्रामीणों की नाराजगी और विरोध के बाद प्रशासन ने मौके पर अतिरिक्त मशीनरी और साधन भी उपलब्ध कराए हैं। जिला प्रशासन की टीम लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और जहां रेस्क्यू को सुरक्षित व प्रभावी बनाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। फिलहाल व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। अब खबर देहरादून से है, जहां नागरिक सुरक्षा तंत्र की तैयारियों का प्रशिक्षण करने के लिए आज रात 10 बजे एयर रेड और ब्लैकआउट मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। जी आपको बताते चले कि मॉक ड्रिल के दौरान शहर के 4 संवेदनशील क्षेत्रों, जिसमें कि आईएसबीटी, घंटाघर, आरा घर में लगभग 30 मिनट तक के लिए बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। इस अभ्यास का उद्देश्य संभावित हवाई हमले व आपात स्थिति में सुरक्षा एजेंसियों की तत्परता और आपसी समन्वय का मूल्यांकन करना है। और जहां जिला प्रशासन ने कंट्रोल रूम में इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर स्थापित किया है, जहां मोबाइल, वायरलेस और दूर संचार माध्यमों से जो समन्वय है वो बनाया जाएगा। तो वही एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस और पुलिस बल की स्थिति पर भी पूरी तरीके से नजर रखी जाएगी। जिला आपदा प्रबंधन के अधिकारी ऋषभ कुमार ने नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी अफवाह में ना आए और जारी दिशा निर्देशों का पालन करें। जो मॉक ड्रिल है स्पेशली एयर स्ट्राइक से रिलेटेड है और इसमें सिविल डिफेंस का जो मेन रोल रहता है उनके बिहाफ पे ये होना है मॉक ड्रिल। और जैसे कि पूरे उत्तराखंड में देहरादून हमारा एक सिविल डिफेंस सिटी है, तो इससे पहले भी हमने लास्ट टाइम जब पाकिस्तान के साथ वॉर वाला सिचुएशन हुआ था, उस टाइम पे हमने मॉक ड्रिल किया था और एक गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त हुए हैं। तो डीएम साहब एज ए कंट्रोलर उनके बिहाफ पे हम लोग ये मॉक ड्रिल करा रहे हैं। ये जो मॉक ड्रिल है स्पेशली एयर स्ट्राइक से रिलेटेड है और इसमें सिविल डिफेंस का जो मेन रोल रहता है उनके बिहाफ पे ये होना है मॉक ड्रिल। और जैसे कि पूरे उत्तराखंड में देहरादून हमारा एक सिविल डिफेंस सिटी है, तो इससे पहले भी हमने लास्ट टाइम जब पाकिस्तान के साथ वॉर वाला सिचुएशन हुआ था, उस टाइम पे हमने मॉक ड्रिल किया था और एक गृह मंत्रालय से निर्देश प्राप्त हुए हैं। तो डीएम साहब एज ए कंट्रोलर उनके बिहाफ पे हम लोग ये मॉक ड्रिल करा रहे हैं। पिछले 2 साल से तो पहली बार रात्रि में कोई मॉक ड्रिल हो रहा है, तो हमने इस संबंध में कल एक बैठक भी कर ली है और सभी स्टेक होल्डर्स जिनका रोल रहता है उनको हमने ब्रीफ भी कर दिया है। और उत्तराखंड में मौसम का मिजाज जल्द ही बदलने वाला है और अगले 24 घंटों में उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिले में बारिश की संभावना को जताया गया है। जहां आपको बताते चले कि मौसम विभाग के निदेशक CS तोमर के अनुसार 25, 26 और 27 अप्रैल
को हरिद्वार और उधम सिंह नगर को छोड़कर अन्य जिलों में हल्की बारिश हो सकती है और जहां मौसम विभाग के मुताबिक 28 अप्रैल से बारिश का दौर और भी तेज होने की संभावना है, तो वहीं 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी भी हो सकती है, जहां बदलते मौसम को देखते हुए विभाग ने चेतावनी को जारी करते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। नमस्कार, मैं डॉक्टर CS तोमर, मौसम केंद्र देहरादून से। देखिए, पिछले 3 दिन में तापमान में बढ़ोतरी देखी गई है और ये अभी नॉर्मल से डिपार्चर जो है 3 से 4 डिग्री के बीच में वेरी होगी, जो कि पहाड़ी क्षेत्रों में थोड़ा सा ज़्यादा है, 4 डिग्री के आसपास है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में 3 डिग्री के आसपास और इससे नीचे बने हुए हैं। देखिए, अगले जो है 7 दिन की जो हमारा पूर्वानुमान है, उसके हिसाब से जो है अगले 24 घंटे में हमको जो है पहाड़ी क्षेत्रों में जो हमारे को कहीं-कहीं पे बहुत हल्की से हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। खासतौर से उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिले। इसके बाद 25-26 को और 27 तारीख को हमारे को मैं हरिद्वार और उधम सिंह नगर को अगर हम छोड़ दें तो बाकी जगह भी हल्की से बहुत हल्की बारिश हमको कहीं-कहीं पे जो है कहीं-कहीं पे देखने को मिल सकती है। 28 तारीख से ये सिलसिला थोड़ा-सा बढ़ सकता है और इसमें जो है हमारे के जो उत्तर के जनपद है वहाँ पे जो है हमको कुछ स्थानों पे देखने को हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश भी देखने को मिल सकती है और बाकी जगह पे हल्की से बहुत हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। तो जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पे 4400 मीटर से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हम अगले कुछ दिन में जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो है वहाँ पे बर्फबारी भी हो सकती है बहुत हल्की मात्रा में। तो ये जो है सिलसिला हमारे इसके हिसाब से हमने जो है इसके लिए वार्निंग भी जारी करी है अगले खासतौर से अगले 3 दिन के लिए और फिर उसके बाद 28 तारीख के लिए जो है मैं क्योंकि 4050 किलोमीटर प्रति घंटा की हवाएं तेज हवा चलने की हमको ऐसे जो है संभावना बन रही है और उसके अलावा जो है कहीं-कहीं पे जो है गरज के साथ बिजली की संभावना बनी हुई है। अब खबर रुड़की से है, जहां पिरान कलियर के क्षेत्र में महमूद गांव में डीजे बजाने को लेकर हिंसक विवाद हो गया और जहां यह विवाद झड़प में तब्दील हो गया। दो पक्षों के बीच कहासुनी के बाद जमकर पथराव हुआ और जहां स्थिति इतनी बिगड़ गई कि मौके पर भारी पुलिस फोर्स को तैनात करना पड़ा। जानकारी के अनुसार दोनों पक्षों के बीच पहले से ही चुनावी रंजिश भी चल रही थी और जिससे कि तनाव और भी बढ़ गया। तो वहीं पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 7 महिलाएं तो वहीं 4 पुरुषों को गिरफ्तार कर लिया है और जहां नवनीत सिंह भुल्लर यानी कि SSP की ओर से जानकारी दी गई है कि दोनों पक्षों के बीच पहले भी विवाद हो चुका है। और इसमें ये 2 पक्ष हैं, इनमें पूर्व में भी मुकदमे होते रहे आपस में और कल जो है ये डीजे बंद कराने को लेकर इन लोगों में विवाद हुआ जिसमें मारपीट हुई 2 पक्षों में। तो इसमें 11 लोगों को पुलिस ने कल अरेस्ट किया और जो इसमें कंप्लेंट पुलिस के पास आई थी उसमें केस भी रजिस्टर किया है और 11 लोगों में 7 महिलाएं और 4 पुरुष हैं और ये लोग कई बार पहले भी झगड़ चुके हैं। तो इनको अब उसमें प्रिवेंटिव एक्शन भी कर रहे हैं जो वहाँ पे जितने भी लोग हैं, क्योंकि महमूदपुर में बार बार ये झगड़ा कर रहे हैं। तो इस बार ये 11 अरेस्टिंग कर दिए, क्रॉस केस लिख दिया है इन पर दोनों पार्टियों पर और इनको सबको जेल भेजा जा रहा है। खबर हल्द्वानी से है, जहां इन दिनों शराब की दुकानों पर कीमतों को लेकर असमंजस की स्थिति देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि शराब की बोतलों पर पुराने रेट वाले स्टिकर लगे होने के बावजूद नई दरें लागू होने से ग्राहकों और दुकानदारों के बीच में विवाद देखने को मिल रहा है। कई ग्राहकों ने आरोप लगाया है कि उनसे नए दाम वसूले जा रहे हैं और जिससे कि उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं इस पूरे मामले का विभागीय अधिकारियों का साफ तौर पर इस मामले को लेकर कहना है कि स्टिकर की कमी के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है। उनका दावा है कि जल्द ही सभी बोतलों पर नए रेट के स्टिकर लगाए जाएंगे और स्थिति सामान्य कर दी जाएगी। फिलहाल पुराने और नए दामों के अंतर में उपभोक्ताओं को उलझन में डाल दिया है। आपके द्वारा सभी मतलब अवगत कराना चाहूँगी कि अप्रैल जो हमारा 26 है तब से हमारे वित्तीय वर्ष जो नया स्टार्ट हुआ है उसमें रेट्स हमारे लगभग सभी ब्रांड्स में बढ़ चुके हैं। तो जो कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है वो ये है कि स्टिकर्स में पुराना वाला जो रेट है वो है, तो लोगों को ये लग रहा है कि ये पुराना रेट है, लेकिन रेट बढ़ चुका है। तो जो नया मतलब नया रेट है उसी के अनुसार लेना है, क्योंकि उन्होंने जो डिफरेंस है वो जमा कर रखा है, ड्यूटी का डिफरेंस उन्होंने वो देंगे, तो नया रेट हमारा अप्लाई होगा। तो उसमें मेरी कमिश्नर मैडम से भी बात हुई है और उसमें हम कार्रवाई कर रहे हैं कि नई रेट लिस्ट जो है वो शीघ्र अतिशीघ्र सारी शॉप्स पे लगा दी जाएगी
और स्टिकर्स भी हम जितना भी संभव हो सकता है स्टिकर लगवा देते हैं जो नई एमआरपी के हैं। और बाकी हमारी छापेमारी की कार्रवाई और प्रवर्तन कार्रवाई जो है जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार चली रही है। जहाँ पे भी ओवर रेटिंग पाई जा रही है वहाँ पे जो नियमानुसार है चालानी कार्रवाई की जा रही है। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।